तो आज का टॉपिक है अपना रैंकिंग टेस्ट। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के साथ काफ़ी पॉसिबल टॉपिक है रीजनिंग का। रैंकिंग टेस्ट काफ़ी इंटरेस्टेड टॉपिक है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपन क्रम परीक्षण। क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रम परीक्षण। तो जो टॉपिक है आपका रैंकिंग टेस्ट उसको बोलते हैं अपन क्रम परीक्षण। देखो, जिस देश की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पर रैंक का होना जायज़ है। देखो, जैसे अपन कहें आपके सामने, अगर प्रैक्टिकली अपन बात करें अपनी बात करें तो भारत की कर लेते हैं। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या थी 1,02,70,15,247। सुनना गौर से, सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत देश की जनसंख्या कितनी थी? 1,02,70,15,247। मतलब ये कह सकते हैं अपन का लगभग 1,03 करोड़। कितनी थी बताओ? लगभग 1,03 करोड़ जनसंख्या थी। और 2011 की जब जनगणना हुई तो जनसंख्या लगभग 1,23 करोड़ हो गई। तो बताओ एक दशक में जनसंख्या कितनी बढ़ी? 20 करोड़। कितनी बढ़ी? और अगर 2021 के बाद जनगणना हुई तो जनसंख्या लगभग 1,44 करोड़ पार कर रही है। जनसंख्या लगभग कितनी पार कर रही है बताओ? 1,44 करोड़। तो हमारे देश की जनसंख्या काफी ज्यादा है। अगर हम प्रैक्टिकली अप्रोच करें तो सन 2018 का जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी थी उसके अंदर जितने फॉर्म डले थे वो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से 10 लाख ज्यादा थे। कितने थे बताओ? हाँ, इसलिए हमारे देश में रैंक है। देखो, रैंक का मतलब ये होता है, क्रम की बात कर रहे हैं अपन, हर जगह कहीं भी जाए अपन, किसी भी जगह जाए वहां रैंक होती ही है। क्या होती है बताओ? रैंक। जैसे अपन कहें रेलवे स्टेशन पर गए टिकट कटाने, वहां भी लाइन में लगना पड़ता है, वहां भी अपनी रैंक होती है, आपका नंबर कौन से नंबर पाओगे। भारत का कोई से बड़े एग्जाम से लेकर छोटा छोटा एग्जाम कोई से भी दे लो आप, हर जगह आपकी रैंक होती है। होती कि नहीं होती? भले 100 बच्चों का पेपर दो तभी पता चलेगा भाई कौन से नंबर पा पाए हो। और एयर टिकट कटाने गए आप तो वहां भी रैंक होती है, बैंक में गए वहां भी रैंक होती है ना। अगर आप कह सकते हो कि राशन का सामान लेने के वहां भी रैंक होती है। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह रैंक होती है। जब हर जगह रैंक होती है तो फिर रैंक पॉसिबल है। देखो, जहां पर जनसंख्या होती है वहां पर रैंक होनी है। सही बात है। तो रैंक का मतलब यही है कि हम रैंक का परीक्षण करेंगे, है ना। रीजनिंग के अंदर काफी मजेदार टॉपिक है, इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो जहाँ जनसंख्या है तो हर जगह रैंक होती है, देखो, है ना। तो रैंक निकालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो बच्चों की सुविधा के हिसाब से और एग्जाम में आए प्रश्नों के हिसाब से इस चैप्टर को अपन ने 3 भागों में डिसाइड किया है। कितने भागों में डिसाइड किया है? 3 भागों। उन 3 भागों में से आज हम पहला भाग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर फर्स्ट, तुलना पर आधारित प्रश्न। ठीक है, 3 भाग है टोटल कंप्लीट इस टॉपिक के और तीनों भागों को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। 15 साल के पेपरों का एनालिसिस करने के बाद और बच्चों की पॉसिबिलिटीज को देखने के बाद हमने इस चैप्टर को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। उसमें से आज का जो टॉपिक रहेगा आपका, वह रहेगा आपका तुलना पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित प्रश्न रहेगा? तुलना पर आधारित प्रश्न आज का अपना टॉपिक रहेगा। और अपन बात करेंगे आपके सामने तुलना की। काय की बात करेंगे बताओ? तुलना की। देखो, तुलना, जैसे तुलना की चर्चा होती है तो बच्चों के दिमाग में एक बात आ जाती है, और बात यह आ जाती है सर तुलना इंसान के वजन में कर सकते हैं, लंबाई में तुलना कर सकते हैं। क्या इंसान की सिर्फ 2 गुणों में तुलना होती है? नहीं, इंसान के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं हर गुण के अंदर तुलना हो सकती है। इंसान के अंदर जितने भी गुण पाए जाते हैं हर गुण के अंदर आप तुलना कर सकते हो, है ना। जैसे लंबाई में, मोटाई में, है ना, ये कह सकते हैं इसके इतने बड़े बाल है, ये बालों में, गोरेपन में, कालेपन में, नयापन में, है ना, ईमानदारी में, बुद्धिमानी में, है ना, बड़ा छोटा सब तरह से। तो किसी को किसी से बड़ा छोटा या बराबर बताना ही तुलना कहलाता है। किसी को किसी से बड़ा छोटा और या बराबर बताना है क्या कहलाता है बताओ? तुलना। किसी से बड़ा बताएगा, किसी से छोटा बताएगा, क्या ना, मैं इससे ज्यादा जानता हूं, ये मेरे से कम जानता है, मैं इसके बराबर जानता हूं। तो ये तो तुलना करना होता है कि नहीं होता है? तो किसी को किसी से ज्यादा कम या बराबर बताना ही तुलना होता है ना। जैसे मैं एग्जाम्पल लूं आपके सामने, राम श्याम से मोटा है, राम श्याम से हल्का है, राम श्याम से नाटा है, राम श्याम से भारी है, राम श्याम से बुद्धिमान है, राम श्याम ज्यादा बेईमान है, राम श्याम ज्यादा काला है, राम श्याम ज्यादा बेईमान है, और राम श्याम के सर में ज्यादा काले बाल है, या राम श्याम ज्यादा ईमानदार है, राम के श्याम से ज्यादा नंबर आए, राम के श्याम से कम नंबर आए। ये सब क्या है बताओ? तुलना ही तो है इंसान के। देखो, यूं मत समझना का पेपर के अंदर ऐसा होता हो, और पॉसिबिलिटी अपन बात करें कि सिर्फ 2-4 गुणों में तुलना होती है। इंसान के जितने भी गुण पाए जाते हैं या जितने भी उनके अवगुण है, हर चीज के अंदर तुलना हो सकती है। जिसमें किसी से कम ज्यादा बताया जाए उसे हम तुलना कहते हैं। ठीक है, और तुलना करने के लिए आपको टोटल 5 चिन्हों की जरूरत पड़ेगी, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। तो जो पहली टाइप आती है वो तुलना पर आधारित प्रश्न है। तो अपन बात करेंगे 5 चिन्हों की। तो जो पहला चिन्ह है आपका वो है आपका A ग्रेटर देन B। ये मैंने आपके सामने लिखा, A ग्रेटर देन B। इसका मतलब समझेंगे। ग्रेटर देन का मतलब समझा देते हैं। ये अंदर जो चिन्ह लग रहा है आपका ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं अपन ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसे? जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है। खुला मुंह दिख रहा है आपको? तो जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो बड़ा होता है,
और जिसकी तरफ छोटा मुंह होता है वो छोटा होता है, जिसकी तरफ खुला मुंह होता है वो तो क्या होता है, बड़ा, और जिसकी तरफ छोटा मुंह होता है वो क्या होता है, बताओ, छोटा। अब इसका मतलब समझाते हैं आपको हिंदी में। ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब होता है आपका ए बी से बड़ा है। क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी से बड़ा है, ये इसका मतलब है, ए बी से बड़ा है, बिल्कुल करेक्टली दिख रहा है कि ए बी से बड़ा है। अब मैंने बोला आपके सामने कि ये चिन्ह वेरिएंट भी हो सकता है और ऐसे बोल सकते हैं ए लेस देन बी। ये जो सिंबल लग रहा है ये लेस देन का सिंबल है, ये कहाँ का सिंबल है, लेस देन का। अब देखो खुला मुंह बी की तरफ है, तो यहाँ बी बड़ा है ए छोटा है, इसको बोलने का तरीका होगा ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है। सुनते जाइए, लिखना नहीं है, बस समझने पे ध्यान दीजिए, है ना। ए लेस देन बी का मतलब है ए बी से छोटा है, ठीक है। ये हो गया आपका ए बी से छोटा है। अब तीसरा जो चिन्ह है वो इक्वल टू का होता है। अगर मैं बोलूं ए बराबर बी, इसका मतलब होता है जैसे जुड़वा भाई की कंडीशन हो सकता है ऐसा, जैसे दो जुड़वा भाई है। अब कोई कह दे कि सर जुड़वा भाई हो तो कि एक तो 5 मिनट बड़ा है ना, उनमें 5 मिनट का अंतर है। कितने मिनट का अंतर है, 5 मिनट का। भाई 5 मिनट का और 2 मिनट का अंतर जो होता है वो नेग्लेक्ट माना जाता है ना। यूं मत समझना कि सर 5 मिनट का अंतर है ना, तो उसको अपन मान लेंगे। तो 5 मिनट का जो अंतर होता है उसको नेग्लेक्ट मानते हैं अपन, ना। वो तो यूं है कि भाई अपन कहते हैं कि जैसे साल भर का अंतर हो, 9 महीने का अंतर हो, उसको तो अंतर फिर भी माने अपन। तो जुड़वा होने की कंडीशन में हमेशा बराबर मानते हैं। जैसे मैं बोलूँ ए बी का जुड़वा भाई है, तो बताओ उनकी उम्र अलग अलग बताओगे या बराबर बताओगे, बताओ आप मुझे। दोनों की उम्र बराबर रहेगी कि जुड़वा होने की कंडीशन में दोनों की उम्र बराबर होती है। जुड़वा होने की कंडीशन में दोनों की उम्र क्या होती है, बराबर होती है। ये बात याद रखिएगा। तो मैंने बोला ए इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है ए बी के बराबर है। क्या बोला मैंने, ए इक्वल टू बी का मतलब है ए बी के बराबर है। ये थर्ड चिन्ह पॉसिबल है। अब कई बार जब हम तुलना करते हैं तो डबल डबल चिन्हों का प्रयोग करते हैं, दो दो चिन्ह भी अपने एक साथ काम आते हैं। तो दो दो चिन्ह कौन कौन से काम आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो यह डबल चिन्ह का प्रयोग है। देखो ये जो चिन्ह आपका लग रहा है इसको बोलते हैं अपन ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या बोलते हैं बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है बड़ा या बराबर है। तो यहां पर यह कंडीशन है। देखो जिसके बारे में हमको पता नहीं होता ना, फिर यहां कंडीशन बनाते हैं अपन। जैसे ए और बी के रिलेशन के बारे में हमको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो अपन कौन सी कंडीशन बनाते बताओ, यह कंडीशन बनाते हैं। तो ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी बोलेंगे, मतलब इसका मतलब होता है ए बी से बड़ा या बराबर है। कंफर्म नहीं है बेटा, जब कंफर्म नहीं होता तब डबल पॉसिबिलिटी बनाते हैं। तो इसका मतलब होगा आपका ए बी से बड़ा या क्या है बताओ, ए बी से बड़ा या बराबर है, ऐसा बोला। ए बी से बड़ा या बराबर है, यह तो बड़ा है भैया और ये क्या बताओ बराबर। तो ए बी से बड़ा या बराबर है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब होता है, ठीक है। और पांचवा जो सिंबल होता है आपका वो ये होता है आपका ए लेस देन इक्वल टू बी। क्या होता है बताओ, ए लेस देन इक्वल टू बी, इसे लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। और इसका मतलब होता है आपका ए बी से छोटा। क्या बोलते हैं, ए बी से छोटा या बराबर है। तो ए बी से छोटा या बराबर, तो ए बी से छोटा या बराबर। ये पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो तुलना करने के लिए एक्सपर्ट थिंग्स है और तुलना करने के लिए जरूरी होते हैं। तो जब भी किसी को बड़ा, किसी से बड़ा, छोटा या बराबर बताना हो तो इनसे ही तुलना करनी पड़ती है भैया। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाते हैं तो पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त बनेगी और काफी इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटीज के बारे में अपन बात कर रहे हैं आपके सामने। छठा पॉइंट, कई बार ऐसे लैंग्वेज का प्रयोग एग्जाम के अंदर किया जाता है जिनके बारे में बच्चों को पता नहीं होता और गलत हो जाता है। तो देखो एक बात याद रखिएगा कि टॉपिक पढ़ने से पहले उस टॉपिक की बेसिक जानकारी आपको होना जरूरी है। अगर उस टॉपिक की बेसिक जानकारी आपको नहीं है तो फिर उस टॉपिक में गलती होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। और मैं कहूँ आपके सामने देखो, अगर छोटी मोटी बातें कंसेप्चुअल थिंग्स होती है, अगर वो आपको नहीं आती है, डायरेक्ट आपने टॉपिक पढ़ा तो गलतियाँ तो 100% होनी है। देखो ठीक है, जैसे एक लाइन बोल रहा हूँ, देखो सुनना आप, है ना। 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे, उसमें से एक लाइन ले रहा हूँ कॉपी करके मैं। 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे जिसमें राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। कौन अनुसरण कर रहा है बताओ, राम और श्याम, 2 व्यक्ति है। 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे हैं, ये तो श्याम है और ये राम है। और मैं कह रहा हूँ 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे हैं जिसमें राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। तो बताओ आगे कौन चल रहा है। 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे हैं जिनमें राम श्याम का क्या कर रहा है बताओ, अनुसरण कर रहा है। तो बताओ आगे कौन चल रहा है। बिल्कुल, नहीं तो कई बच्चों को रामायण याद आ जाती है इस टाइम पे।
तो देखो हमारा दिमाग जो सोचना चाहता है ना वही सोचाते हैं, सही बात है ना। तो कई बच्चों को देखो, मैंने बोला तो राम श्याम का अनुसरण कर रहा है, इस क्वेश्चन को लोग बाग कम सुनते हैं। और रामायण देख रखी है तो फिर रामायण के बारे में जानते हैं, तो उसको याद हो जाए और वो रामायण में तो राम भगवान आगे चलते हैं यार, सही बात है। दिमाग में आता कि नहीं आती है बात, आ जाती है। जबकि मैंने क्लियरली कहा है राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। कौन अनुसरण कर रहा है? राम। किसका? तो आगे कौन चल रहा है फिर? बिल्कुल, तो आगे श्याम चल रहा है भैया। आगे कौन चल रहा है? श्याम आगे चल रहा है, उसके पद चिन्हों पर चल रहा है। पद चिन्हों का मतलब ये नहीं होता, तुम ये समझ रहे हो कि भाई कि राम श्याम का अनुसरण 5 व्यक्ति एक बाग में ठहल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे उसके पीछे पीछे जा रहा हूं, है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूँ कह सकते हैं पद चिन्हों पर चलने के 2 तरीके होते हैं कि जैसे उनके पीछे पीछे जा रहा हूँ, रास्ता जहाँ पर वो निकले हुआ होकर निकल रहा हूँ, तो राम श्याम का अनुसरण कर रहा है। तो गांठ बांध लेना, जब भी कभी अनुसरण शब्द का इस्तेमाल हो जाए इसमें, तो अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना या पीछे पीछे चलना। अनुसरण करने का मतलब क्या होता है? पीछा करना या फिर पीछे पीछे चलना। अनुसरण करने का मतलब होता है पीछा करना या फिर पीछे पीछे चलना। तो अनुसरण करना भी बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्वेश्चन करेंगे छोटे मोटे, उनमें जो पॉसिबिलिटीज बनेगी उनके अंदर अनुसरण करना भी काम आएगा। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं, अगर इनको सीख लेते हैं आप तो तुलना करने पादत क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उनकी गलती होने की संभावना 1% भी नहीं भी, काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। ठीक है, इसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट है जो रैंकिंग टेस्ट में बहुत ज़्यादा काम आता है, जिसको अपन बात करेंगे। देखो सुनो, जैसे पॉसिबिलिटी है, मैंने बोला आपके सामने राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। सुना, राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। लैंग्वेज को बहुत अच्छे सुनिएगा। राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। तो बताओ कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं? कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं? कितने आदमी खाना खा रहे हैं? 20। कितने खा रहे हैं? 18। कितने आदमी खाना खा रहे हैं? 18। कितने आदमी खाना खा रहे हैं? देखो मैंने जब पूछा तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज आपकी क्लास में देखने को मिली है। कई बच्चों ने 18 बोला और कई बच्चों ने 20 ही बोला। उसका कारण बता दे। देखो स्पेशली 20 क्यों बोला? 20 का कारण यह है कि भैया वो लड़के क्या कर रहे हैं, राम और श्याम को भी खाना खिला रहे हैं। किसको खाना खिला रहे हैं? अब क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार सुनना, मैं कह रहा हूँ राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं। तो बताओ कुल कितने आदमी खाना खा रहे हैं? तो मैंने तुमसे भी थोड़ी देर पहले आपने नोटिस किया, मैंने कहा था कि राम और श्याम भी खाना खा रहे हैं, ऐसा कहा मैंने आपके सामने? कहा क्या? मैंने तो ये भी नहीं कहा कि राम और श्याम इंसान है। यहाँ पर हो सकता है राम और श्याम 2 खंभों के नाम हो जिनके बीच में बैठकर व्यक्ति खाना खाते हो सकता है राम और श्याम दोनों साइड खड़े होकर कुत्ते भगा रहे हो। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं कहा कि भाई खाना खा रहे हैं, बोला आपको? तो इससे निष्कर्ष निकलता कि रीजनिंग में जितना बोला जाए बेटा उतना ही सुनो, रीजनिंग में जितना बोला जाए उतना ही सुनो। तो याद आज के बाद गांठ बांध लेना, जो 2 खूंटे होते हैं ना उनके बीच में बोला जाता है तो उन दोनों खूंटों को नहीं गिना जाता। ठीक है, तो पर्टिकुलर बिलोंगिंग थिंग्स दिए अपन, हो सकता है कि दोनों साइड खड़े होकर कुछ कर रहे हो, आना खड़े हो रखवाली करने के लिए, हो सकता है 2 खंभों के नाम ही हो, तो पर्टिकुलर कोई इवेंट हो सकता है ना, यूँ कह सकते हैं अपन। तो मैंने यूँ बोला आपके सामने, तो राम और श्याम के बीच में बैठकर 18 आदमी खाना खा रहे हैं, राम और श्याम खाना नहीं खा रहे। इसका आंसर है आपका 18। तो खाना खाने के लिए तो मैंने 18 ही बोला था, खाना खाने के लिए क्या बोला था आपका? 18 बोला था। तो याद रखिएगा जब भी कभी 2 खूंटों के बीच में आपसे पूछा जाए इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भी। ठीक है, कि जिनके बीच में बोला जाए उनको, उन दोनों को जिनके बीच में बोले उन दोनों खूंटों को मत गिनना। जैसे 4 लड़कियां बैठी है दिख रही है आपको, अब मैंने बोला इन दोनों के बीच में कितनी लड़कियां बैठी है, तो बताओ कितनी बैठी है? जैसे इनके बीच में इनके बीच में कितनी लड़कियां बैठी है? नहीं, इनके बीच में, अरे ये चौथे नंबर बैठे जिनके बीच में 2 बैठे ना। तुमने 4 क्यों नहीं बोला? 4 क्यों नहीं बोला भाई? 4 बोलते ना फिर, क्योंकि खूंटे थोड़ी गिनते हैं। देखो दोनों साइड से तो बैठे ना, उनको नहीं गिनते, उनके बीच में गिनते हैं। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, नहीं गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7 नंबर पॉइंट, जो छोटे छोटे पॉइंट्स जिनको डिस्कस कर रहे हैं। अब सिखाता हूँ मैं आपको वाक्यों की बिल्डिंग कैसे करते हैं और वाक्यों की बिल्डिंग किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में चर्चा अपन करेंगे। ठीक है, तो चलो देखिए, तो मैंने बोला आपके सामने ए बी से बड़ा है। क्या बोला मैंने? ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है? तो देखो वाक्य को नोटिस करो आप, बच्चों से गलती यही होती है,
ए बी से बड़ा है लेकिन किससे छोटा है बताओ, सी से छोटा है। तो ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो यहाँ पर नोटिस करो ये पहला वाक्य है ना, और ये कौन सा वाक्य बताओ, दूसरा। और दोनों वाक्य की बिल्डिंग कहाँ से हो रही है, लेकिन से। तो एक बात गांठ बांध लेना, लेकिन बोले, परंतु बोले, है ना, किंतु बोले, मगर बोले, एवं बोले, वह बोले, है ना, तथा बोले, है ना, और बोले, और एंड बोले। तो दीज आर यूज ओनली फॉर फर्स्ट पर्सन। इनका प्रयोग पहले व्यक्ति के लिए किया जाता है। मेरे को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल देसी भाषा में। जिसको पहले बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, और जिसको बाद में बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो पहले किसको बोला अपन ने, ए को, तो पहला पर्सन हो गया। बाद में किसको बोला, बी को, ये कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड। तो लेकिन, किंतु, परंतु, मगर, एवं, और, तथा, एंड, इन सब का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, तो भैया जो ए दिख रहा है, लेकिन की जो ए रख के पढ़ोगे तो बहुत मजा आने वाला है आपको, और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे आप। ठीक है, तो चलो देखो अब करते हैं अपन तुलना। तो ए बी से बड़ा है, तो ये तो आता है भी आपको, ए बी से बड़ा है, ये लो ऐसे बना सकता हूँ, ए बी से बड़ा आता है। अब लेकिन की जगह ए रख के पढ़ो, कितना आसान लग रहा है आपको, पढ़ो। लेकिन पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होता है देखो, और दिक्कत भी आती है आपको। आसान तरीका है, ए सी से छोटा है, ए सी से, अरे ए छोटा है सी से, ए छोटा है सी से, तो बड़ा कौन है बताओ, सी। इसमें 3 क्वेश्चनों का जवाब मैं दे सकता हूं आपके सामने। बताओ सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, बीच का कौन है, बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा सी है, सबसे छोटा बी है, और बीच का कौन है बताओ। इस प्रकार से अपन जवाब दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपली बात है, ये हो जाएगा। अब इस वाक्य की बिल्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन करता हूं, हल्का सा। अब हल्का सा परिवर्तन अपन कर ही सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि ये देखो, ए बी से बड़ा है, ए बी से क्या है, बड़ा है, जो, अब जो से जोड़ रहे हैं वाक्य, किससे जोड़ रहे हैं, जो सी से बड़ा है, जो सी से, ये लो, ए बी से बड़ा है, जो किससे बड़ा है, सी से बड़ा है। नोटिस कीजिए आप, ए बी से बड़ा है, जो कहीं से बड़ा है बताओ, सी से बड़ा है। अब देखो आप, तो ये वाक्य पहला है, ये वाक्य आपका दूसरा है, और दोनों वाक्यों की बिल्डिंग कहीं से हो रही है, जो से। जो किसके लिए आता है, हाँ, ये हमारी डिक्शनरी में एकमात्र, हमारी डिक्शनरी में, अंग्रेजी की नहीं बोल रहा हूँ, हमारी डिक्शनरी में एकमात्र शब्द है जो सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए प्रयोग किया जाता है भाई ये, और सेकंड पर्सन को अंग्रेजी के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, बिल्कुल देसी भाषा में। जिसको बाद में बोला जाता है वो सेकंड पर्सन होता है, जिसको पहले बोला जाता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। तो बाद में किसको बोला भाई, बी को, तो ये सेकंड पर्सन हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ जो की जगह बी रख के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आसान हो जाएगा और काफी इजीली अप्रोच कर पाएंगे। तो देखो कर देते हैं, अपन कर ही सकते हैं आप, ये देखिए, है ना। अब बताओ पढ़ो इसको, ए बी से बड़ा है, ए किससे बड़ा है, बी से, तो ए हो गया ये बी से बड़ा, है ना। अब जो की जगह बी रख के पढ़ो तो बी सी से बड़ा, ये बी सी से बड़ा हो गया। बताओ सबसे छोटा कौन है, सी, सबसे बड़ा कौन है, और बीच का कौन है। तीनों क्वेश्चन का जवाब दे पाए आप, बिल्कुल सिंपली। तो देखो कितना क्लियर हुआ। अगर ये जो भी पढ़ते हैं इसको, जो सी से बड़ा है, तो कई बच्चे ऐसे तुलना करते हैं, कई बच्चे बी से तुलना करते हैं। तो बताओ डाउट रहता कि नहीं रहता दिमाग में, 100% रहता है। देखो तो ये कुछ बारीकियां होती है रीजनिंग की, अगर ये दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए तो कभी तुलना करने में गलती हुई नहीं, और तुलना करने में गलती आप कर भी नहीं सकते। देखो है ना, अगर इस प्रकार की बेसिक चर्चाएं आ जाए। अब मैं हल्का सा परिवर्तन करता हूं, देखो इसमें 9 नंबर में हल्का सा परिवर्तन अपना क्या कहता है, जो मैं कह रहा हूं, ए बी से बड़ा है। एक छोटा सा सवाल, ए बी से बड़ा है ना। अब जो सी से छोटा है, किससे छोटा है, सी से छोटा है, ए बी से बड़ा है, जो सी से छोटा है, तो, है ना, ऐसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा ये लो कौन है, ठीक है। अब देखो अपन बात करेंगे ऑप्शंस की। तो पहला ऑप्शन लिया मैंने ए, दूसरा ऑप्शन लिया मैंने सी, और तीसरा ऑप्शन लिया मैंने ए या सी, और चौथा ऑप्शन लिया मैंने ए और सी। ये लो, ये ऑप्शन भी हो गया आपके सामने। अब जो अपन सिखा रहे हैं उसको यूज कर लेते हैं अपन, मैंने अभी सिखाया आपको, उसको यूज करते हैं। पर देखिए आप, तो देखो यहाँ पर देखिए ए बी से बड़ा है ना, और ये सी से छोटा है। वाक्य की बिल्डिंग कहाँ से, जो से, जो कौन है बताओ, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है बताओ यहाँ पर, बिल्कुल, तो यहाँ पर हम बी रख देंगे,
यहाँ पर क्या रख देंगे, बी रख दे बी। अब बी रख के क्वेश्चन को करके देखेंगे तो पॉसिबिलिटी बढ़िया बन जाएगी। आप में से भी कोई भी बता सकता है कि बताओ बड़ा कौन है, तो क्या नजर आ रहा है, बताओ बड़ा कौन है, कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है, मतलब बी से सी से छोटा है। तो चलो पहला बना देता हूं मैं, ए बी से बड़ा है तो भैया ए तो हो गया बी से बड़ा, ठीक है। अब इस लाइन को पढ़ो तो बी सी से छोटा है, तो बी सी से छोटा है तो भैया बी भी हो गया सी से छोटा। अब इन दोनों को नोटिस करो आप, ठीक है। इन दोनों को नोटिस करने के बाद एक बात तो अच्छे समझ में आ रही है कि बी दोनों से छोटा है। इन दोनों बातों को नोटिस करने के बाद एक बात तो पता चल रहा है कि बी ए से भी छोटा है और बी सी से भी छोटा है। तो ये तो पता चल रहा है कि सबसे छोटा बी है और बी से 2 लोग बड़े हैं। बी से कितने लोग बड़े हैं, एक तो ए बड़ा है और एक सी बड़ा है। अब मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दो कि सबसे बड़ा ए या सी है, कौन बड़ा है। देखो मैंने पहले कहा आपसे, जिनके बारे में पता नहीं है ना, जैसे 2 हैं ए और सी दोनों बड़े हैं बी से, तो क्या तुम्हें पता कि ए बड़ा है सी बड़ा, तो कंफर्मली कह सकते हो ए बड़ा है, कंफर्मली कह सकते हो सी बड़ा है, कंफर्मली कह सकते हो दोनों बड़े। ऐसा कभी सुना आपने, कभी कहते हैं ऐसे पर दोनों ही बड़े, शर्मा का 2 ही बहने बड़ी बेबी, ऐसा होता है कभी नहीं, तो दोनों भी बड़े नहीं होते भैया। या इस प्रकार के केस में या कंडीशन पॉसिबल होती है जब पता नहीं चलता अपन को। तो देन आंसर इज ए या सी। आंसर क्या बोलेंगे अपन, ए या सी। या तो ए बड़ा होगा भैया या सी बड़ा होगा, या तो ये सी वाला, तो सी वाला या तो ए बड़ा होगा या क्या बड़ा होगा बताओ, सी बड़ा होगा, ठीक है। तो पॉसिबल है तो ए बड़ा होगा या फिर क्या होगा बताओ, सी। तो यह कंडीशन पॉसिबल है भैया, क्या पॉसिबल है बताओ, यह कंडीशन, और यह होना ही, ठीक है। तो यह देखो जब 2 में हमको बिल्कुल भी कंफ्यूजन हो तो यह कंडीशन बनती है, ठीक है। वही बात होगी। तो जैसे मैं कहूँ आपके सामने, मेरे इस हाथ में लड्डू है और इस हाथ में जलेबी है, ठीक है, बताओ मैं पहले क्या खाऊंगा। सही बात है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें थोड़ी पता है। और मैं क्यों भी ना हो रही, मेरा मुंह में से जीभ निकलेगी 2 ही नहीं दर जाऊंगा पैसे, है ना, 2 भी खा सकता हूँ मैं, ऐसा हो रहा है भाई नहीं। या फिर हॉलीवुड पिक्चर का हीरो भी नहीं हो कि मेरे मुंह में से जीभ निकलेगी 2 भागों में टूटेगी ऐसे और यूं उठा के यूं मुंडा में चल जाएगा भाई, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो फिर क्या चांस बनता है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है तुम्हें पता चलेगा नहीं, तो क्या बोलूंगा फिर मैं, या तो लड्डू खाऊंगा पहले या फिर जलेबी खाऊंगा, ये या कंडीशन अभी। तो जब तक कोई आदमी वहां पर नहीं है और किसी और के दिमाग को हम पढ़ नहीं सकते वो क्या है, तो फिर यह कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है भाई। तो यह कंडीशन ये आपके सामने बनती है। तो इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रीजनिंग रैंकिंग टेस्ट में पहले टाइप में तुलना पादक प्रश्नों बनते हैं, ट्यूशन करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है आपको, ठीक है।